हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंजीनियस। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट मैराथन कोर्स। अगर आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ या इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मैराथन में हम लिटरेचर को डेट्स और फैक्ट्स के रूप में नहीं बल्कि एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे या समझेंगे। याद रखिए, लिटरेचर रटने की चीज नहीं है, लिटरेचर समझने की चीज है। और जब क्रोनोलॉजी समझ आ जाती है तो पूरा सिलेबस इजी लगने लगता है। आज हम कवर करेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, रेनेसेंस एज, एलिजाबेथन एज, मेटाफिजिकल पोएट्स, रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी को समझना होगा। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत ओल्ड इंग्लिश पीरियड से होती है। इस समय इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन्स का प्रभाव था। लैंग्वेज भी आज की इंग्लिश जैसी नहीं थी। ओल्ड इंग्लिश को पढ़ने आज के रीडर्स के लिए काफी डिफिकल्ट है। इस एज की सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है बियोवुल्फ, और यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ एक हीरोइक वॉरियर है। वो मॉन्स्टर फिर ग्रैंडल की मदर से लड़ता है और अंत में ड्रैगन से बैटल करता है। So important point is Beowulf equals to Old English epic. Remember this. The greatest epic of English literature, the answer is Beowulf. दोस्तों, 1066 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट, और इसी इवेंट ने इंग्लिश लिटरेचर की डायरेक्शन बदल दी। अब हम एंटर करते हैं मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर यानी 1066 टू 1500, इस पीरियड में फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। लैंग्वेज भी ग्रेजुअली चेंज होने लगी, और इसी एज में एक ऐसा राइटर आया जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, एंड ही इज नन अदर देन जॉफरी चॉसर। यूजीसी नेट में चॉसर बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स, ये पिलग्रिम्स की स्टोरी का कलेक्शन है। हर पिलग्रिम एक स्टोरी सुनाता है। इस वर्क में मिडिवल सोसाइटी का कंप्लीट पिक्चर मिलता है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज चॉसर इक्वल्स टू फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, कैंटरबरी टेल्स इक्वल्स टू मास्टरपीस। इफ वी टॉक अबाउट द एमसीक्यू, who is known as the father of English poetry? The answer is Geoffrey Chaucer. अब यूरोप में एक नई अवेकनिंग आती है। लोग रिलीजन के साथ साथ ह्यूमन पोटेंशियल पर भी फोकस करने लगते हैं, और इसी मूवमेंट को कहते हैं रेनेसेंस। रेनेसेंस का मीनिंग है रीबर्थ, क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल, ह्यूमनिज्म का राइज, साइंस, एक्सप्लोरेशन और क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट। ये इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन टर्निंग पॉइंट माना जाता है, और इसी एज में हम शेक्सपियर तक पहुंचते हैं। सो दोस्तों, अब तक हमने ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लिया। अब हम एंटर करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के सबसे ग्लोरियस पीरियड में। ये पीरियड है रेनेसेंस का। अगर यूजीसी नेट में किसी एक एज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो है रेनेसेंस और एलिजाबेथन एज। इसलिए इस सेक्शन को बहुत ही ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आता है माइंड में, रेनेसेंस का मीनिंग क्या है? रेनेसेंस का लिटरल मीनिंग है रीबर्थ, यानी पुनर्गठन, नव जागरण। यूरोप में लोगों ने फिर से ग्रीक और रोमन कल्चर को डिस्कवर किया। क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल हुआ, साइंस डेवलप हुई, ह्यूमन इंटेलिजेंस पर फोकस बढ़ा। लोग चर्च के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ बढ़ने लगे। इसी मूवमेंट को रेनेसेंस कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू ह्यूमनिज्म। अब यूजीसी नेट का फेवरेट टर्म है, दैट इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का सिंपल मीनिंग है फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग्स। मिडिल एज में फोकस गॉड पर था,
रेनेसेंस में फोकस मैन पर आ गया। ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन अचीवमेंट, ह्यूमन रीजन, ये सब इंपॉर्टेंट बन गए, इसलिए रेनेसेंस को एज ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। What is the central philosophy of Renaissance? The answer is humanism. Let's talk about the important inventions. Renaissance को समझने के लिए एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है, प्रिंटिंग प्रेस। जोहानस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की। अब बुक ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी, नॉलेज फास्ट स्प्रेड होने लगा और लिटरेचर का डेवलपमेंट एक्सिलरेट हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर प्रिंटिंग प्रेस इक्वल्स टू रेनेसेंस ग्रोथ। और इसी रेनेसेंस के अंदर आती है एलिजाबेथन एज, इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज। इस एज का नाम पड़ा क्वीन एलिजाबेथ वन के नाम पर। ये पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है और इसका रीजन है विलियम शेक्सपियर। व्हाई इज एलिजाबेथन एज इंपॉर्टेंट? Because of political stability, national pride, exploration, trade expansion, creative freedom, सब कुछ एक साथ डेवलप हो रहा था। इसी वजह से ड्रामा, पोएट्री, प्रोज सभी जॉनर फ्लरिश कर रहे थे। अब आते हैं इंग्लिश लिटरेचर के किंग पर, दैट इज विलियम शेक्सपियर। यूजीसी नेट का परमानेंट फेवरेट याद रखिए, शेक्सपियर को कहते हैं द बार्ड ऑफ एवॉन एंड नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। जनरली शेक्सपियर के प्ले को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। दे आर ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, रोमांसेस। ट्रेजेडीज सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जिसमें हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो ये सब आते हैं। यूजीसी नेट रिपीटेडली आस्क, सो द मेमोरी ट्रिक इज HMKO, that is Hamlet, Macbeth, King Lear and Othello. Let's talk about Hamlet first. Most important, Shakespeare's tragedy. प्रिंस हेमलेट अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से डिले करता रहता है। सो द इंपॉर्टेंट थीम इज इनडिसीजन एंड फेमस लाइन इज टू बी और नॉट टू बी, यूजीसी नेट फेवरेट। Let's come to the next tragedy, that is Macbeth. The theme is ambition, power, guilt. Lady Macbeth भी important character है। Macbeth equals to vaulting ambition. Let's come to the next, that is Othello. The theme is jealousy. लोगों की manipulation की वजह से Othello tragedy face करता है। So remember, Othello equals to jealousy. Last but not the least, the tragedy is King Lear. The theme is blindness, madness, family relationships, often considered Shakespeare's greatest tragedy. Now let's come to the comedies. Important comedies such as You Like It, Twelfth Night, The Merchant of Venice, The Midsummer Night's Dream. So MCQ की बात करें तो Portia belongs to which play? The answer is The Merchant of Venice. If we talk about histories, that is Richard II, Henry IV, Henry V and Richard III. These plays focus on English kings. Now let's come to the romances. In romances, he wrote The Tempest, The Winter's Tale. The Tempest is the most important. Now we'll talk about Shakespeare's contribution. Shakespeare enriched English language. Thousands of words and expressions became popular because of him. His works are universal. Themes like love, ambition, jealousy, power, revenge remain relevant even today. अब सिर्फ शेक्सपियर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिजाबेथन एज का एक और नेम इंपॉर्टेंट है जो है बेन जॉनसन। उनके जो फेमस वर्क हैं दे आर वॉलपॉन, द एल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. So the important fact is Ben Jonson introduced comedy of humors. So UGC Net repeatedly asked this one. Next we have Edmund Spenser, known as Poet's Poet. The masterpiece is The Faerie Queen. Important MCQ की बात करें तो who is called the Poet's Poet? The answer is Edmund Spenser. Let's come to Sir Philip Sidney.
His famous work is An Apology for Poetry, and UGC Net favorite is Sydney defended poetry against attacks. So remember, Sydney equals to defense of poetry. Now let's have the quick revision. Renaissance equals to humanism. Elizabethan age equals to golden age. Shakespeare equals to Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear. Ben Jonson equals to comedy of humors. Spenser equals to poets, poet. Sydney equals to apology for poetry. Now let's have the MCQ rapid fire. Father of English poetry, Geoffrey Chaucer. Poet's poet equals to Spenser. Bard of Avon equals to Shakespeare. Comedy of humors equals to Ben Jonson. Author of An Apology for Poetry equals to Sydney. Most famous Shakespeare's play equals to Hamlet. So dear students, अब तक हमने रेनेसेंस और एलिजाबेथन एज पढ़ लिया है, लेकिन शेक्सपियर के बाद इंग्लिश लिटरेचर में एक नया टर्न आता है. पोइट्री का स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाता है. अब पोएट सिर्फ लव और ब्यूटी की बात नहीं करते, वो फिलॉसफी, रिलीजन, इंटेलेक्ट और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को पोइट्री में लेकर आते हैं, और इसी ग्रुप को हम कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स. यूजीसी नेट में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, मेटाफिजिकल का मतलब क्या है? मेटा प्लस फिजिकल, यानी फिजिकल वर्ल्ड से आगे की बातें. सोल, रिलीजन, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल आइडियाज, इन सब पर फोकस करने वाली पोइट्री को मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं. हु कॉइंड द टर्म? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स किसने कॉइन किया? द आंसर इज सैमुअल जॉनसन. रिमेंबर, सैमुअल जॉनसन इक्वल्स टू मेटाफिजिकल पोएट्स. यूजीसी नेट में ये रिपीटेडली पूछा गया है. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोएट पर, जॉन डन. अगर एग्जाम में मेटाफिजिकल पोएट्री आए तो सबसे पहले नाम याद आना चाहिए जॉन डन का. उन्हें कहते हैं फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. डन की पोएट्री की फीचर्स हैं इंटेलेक्चुअल पोएट्री, फिलोसॉफिकल आइडियाज, रिलीजियस एलिमेंट्स, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल, फिजिकल कंसीट्स. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. मेटाफिजिकल कंसीट यूजीसी नेट फेवरेट टॉपिक है. कंसीट क्या होता है? एक अनयूजुअल कंपैरिजन, एक सरप्राइजिंग मेटाफर. फॉर एग्जाम्पल, जॉन डन ने लवर्स को कंपेयर किया कंपस से. ये कंपैरिजन अनयूजुअल है, इसी को कहते हैं मेटाफिजिकल कंसीट. सो ऑलवेज रिमेंबर, डन इक्वल्स टू कंसीट. अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, यूजीसी नेट फेवरेट पोएम. इस पोएम में डन कहते हैं कि ट्रू लव फिजिकल डिस्टेंस से अफेक्ट नहीं होता, और इसी पोएम में फेमस कंपस कंसीट मिलता है. रिमेंबर, कंपस, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. नेक्स्ट वी हैव द फ्ली, एक और इंपॉर्टेंट पोएम. पोएम का सेंट्रल सिंबल है फ्ली, FLEA. डन फ्ली को लव और मैरिज के सिंबल की तरह यूज करता है. ये डन की विट और इंटेलेक्ट को शो करता है. नाउ लेट्स कम टू होली सोनेट्स. ये रिलीजियस पोएम्स हैं, एंड इंपॉर्टेंट थीम्स आर फेथ, salvation, death, God, and famous line is death, be not proud. So UGC net favorite. Now let's talk about other metaphysical poets. They are George Herbert, Andrew Marvell, Henry Vaughan, Richard, and always remember, डन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एंड्रयू मार्वेल. नाउ लेट्स कम टू एंड्रयू मार्वेल. Important poem to his coy mistress, and the theme is Stavdim, meaning seize the day. Present moment को enjoy करो. Life short है. UGC net repeatedly ask. Remember, Marvel, Carp, Dean. Next we have George Herbert, religious poet. Important work, The Temple. Herbert की poetry devotional और spiritual है. Now let's have the quick revision. John Donne, the father of metaphysical poetry. Compass equals to a valediction.
The Flea equals to love symbolism. Marvel equals to Carpe Diem. George Herbert equals to The Temple. अब इंग्लिश लिटरेचर में एक और मेजर इवेंट होता है, पॉलिटिकल टर्मोइल, सिविल वॉर, प्यूरिटन रूल और फिर मोनार्की वापस आती है। इस इवेंट को कहते हैं द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन एज की बात करें, इट इज फ्रॉम 1660 टू 1700। रेस्टोरेशन का मीनिंग क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। 1660 में चार्ल्स टू किंग बनते हैं और इसी से रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है। Why is this age important? In this age, theaters reopen, drama returns, satire develops, urban culture grows, literature becomes more realistic. The important writers in this age: John Dryden, most important writer, known as father of English criticism. Remember this carefully. UGC net favorite is this. His important works are Absalom and Architophel, Mac Flecknoe, All for Love, Essay of Dramatic Poesy. Essay of Dramatic Poesy. UGC net repeatedly asked this thing. डायलॉग फॉर्म में लिखा गया क्रिटिकल वर्क। इसमें ड्राइडन ड्रामा के प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं। रिमेंबर, ड्राइडन इक्वल्स टू एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। नाउ लेट्स कम टू रेस्टोरेशन कॉमेडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स: कैरेक्टरिस्टिक्स, विट, ह्यूमर, सटायर, fashionable society, artificial behavior. William Congreve, important dramatist. The masterpiece is The Way of the World, UGC net favorite. Next we have Sheridan, bridge to later drama. Important works: The Rivals, The School for Scandal. And remember always, Sheridan equals to comedy of manners. Comedy of manners, very important topic, focuses on upper class society, fashion, artificial behavior, social satire. Next, let's come to John Bunyan. Important work: The Pilgrim's Progress, religious allegory, frequently asked in net. Now let's come to Milton, bridge figure. Although Milton belongs mainly to the Puritan age, UGC net frequently asked him. Important work: Paradise Lost, epic in blank verse. The theme of Milton is Fall of Man. Always remember, Milton equals to Paradise Lost. Now let's discuss about important MCQs. Who is the father of metaphysical poetry? The answer is John Donne. Who coined metaphysical poets? The answer is Samuel Johnson. Compass conceit appears in. The answer is A Valediction, Forbidding Morning. Carpe Diem poet equals to Andrew Marvell. Father of English criticism is John Dryden. Essay of Dramatic Poesy written by Dryden. Author of The Pilgrim's Progress equals to John Bunyan. Author of Paradise Lost equals to Milton. So, now let's have the final revision. John Donne equals to conceit. Marvell equals to Carpe Diem. George Herbert equals to religious poetry. Dryden equals to English criticism. Congreve equals to The Way of the World. Bunyan equals to Pilgrim's Progress. Milton equals to Paradise Lost. So, dear students, अब तक हम मेटाफिजिकल पोएट्स और रेस्टोरेशन एज पढ़ चुके हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं एक ऐसे पीरियड में जिसे कहते हैं द एज ऑफ रीजन, द एज ऑफ सटायर, द एज ऑफ प्रोज, और इसी पीरियड को हम कहते हैं ऑगस्टन एज। इसी पीरियड में द राइज ऑफ नॉवेल्स भी हुआ। यूजीसी नेट में इस एज से डायरेक्ट क्वेश्चंस लगभग हर साल देखने को मिलते हैं, इसलिए इस सेक्शन को बहुत ध्यान से समझेंगे। ऑगस्टन एज यानी कि 1700 से लेके 1745 तक की एज। सबसे पहले एक क्वेश्चन, ऑगस्टन एज नाम कहाँ से आया? ये नाम रोमन एम्परर ऑगस्टस से इंस्पायर्ड है। रोमन लिटरेचर का गोल्डन पीरियड ऑगस्टस के टाइम माना जाता था। इंग्लिश राइटर्स भी उसी क्लासिकल परफेक्शन को अचीव करना चाहते थे, इसलिए इस एज को ऑगस्टन एज कहा गया है।
The features of Augustan age are reason, logic, balance, order, satire, prose writing, neoclassicism. ये सारे words एग्जाम के लिए important है. So remember, Augustan age equals to reason plus satire. Now, what is neoclassicism? UGC net favorite topic. Neo means new, classic means Greek and Roman ideals. Neoclassical writers believe करते थे कि literature disciplined होने चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए, रीजंस इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर इमेजिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये रोमांटिक पोएट से बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच थी. अब आते हैं ऑगस्टन एज के सुपरस्टार पर, जो हैं अलेक्जेंडर पॉप, यूजीसी नेट फेवरेट. ही इज नोन एज ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द ऑगस्टन एज. His important works are The Rape of the Lock, Essay on Criticism, Essay on Man, The Dunciad. इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है द रेप ऑफ द लॉक. द रेप ऑफ द लॉक ये एक मॉक एपिक है जो एमसीक्यू फेवरेट है. मॉक एपिक का क्या मतलब है? इट मीन्स एपिक स्टाइल का यूज करके एक छोटी सी इंसिडेंट को ग्रैंड बना देना. स्टोरी सिंपल है. एक जेंटलमैन एक लेडी के बाल का लॉक काट लेता है. पॉप इस इंसिडेंट को एपिक बैटल की तरह प्रेजेंट करता है. सो रिमेंबर, द रेप ऑफ द लॉक इज मॉक एपिक. नाउ लेट्स कम टू एसे ऑन क्रिटिसिज्म. द इंपॉर्टेंट लाइन इज टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. एग्जाम में पूछा जा चुका है. सो ऑलवेज रिमेंबर, एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पॉप. अब आते हैं सटायर के किंग पर, जोनाथन स्विफ्ट, नोन एज मास्टर ऑफ सटायर. गुलिवर्स ट्रेवल्स, यूजीसी नेट फेवरेट. सरफेस लेवल पर ये एडवेंचर स्टोरी लगती है, लेकिन एक्चुअली ये सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर शार्प सटायर है. सो द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द स्टोरीज आर लिलीपुट, ब्रॉबडिंगनाग, लेप्यूटा. रिमेंबर, स्विफ्ट इक्वल्स टू गुलिवर्स ट्रेवल्स. A modest proposal. Most important satirical essay is this. Swift British policies को criticize करते हुए irony use करते हैं. ये English satire का masterpiece माना जाता है. Now let's come to Dr. Samuel Johnson. अब आते हैं हम एक बहुत important personality पर, जिनका नाम है Dr. Samuel Johnson, known as Great Critic, Great Lexicographer. Important works are Dictionary of the English Language, Lives of Poets. Remember, Johnson equals to dictionary. Why is he important? आज जो मॉडर्न डिक्शनरीज हैं उनकी डेवलपमेंट में जॉनसन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उन्हें ऑफन फादर ऑफ इंग्लिश लेक्सिकोग्राफी भी कहा जाता है. नेक्स्ट वी हैव ओलिवर गोल्डस्मिथ, इंपॉर्टेंट राइटर. द वर्क इज शी स्टूप्स टू कॉन्कर, नेट फेवरेट. दोस्तों, अब तक पोइट्री और सटायर डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन 18th सेंचुरी में एक नई लिटरेरी फॉर्म डेवलप होने लगती है, और वही फॉर्म आज दुनिया की सबसे पॉपुलर लिटरेरी जॉनर है, दैट इज नॉवल. द राइज ऑफ नॉवल. यूजीसी नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है. द क्वेश्चंस आर, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कौन है? द आंसर इज डेनियल डेफो. Always remember this. Daniel Defoe, known as father of English novel. अब आते हैं रॉबिन्सन क्रूजो पर. Most important work of his, Story of a Man Stranded on an Island. The theme of the work is survival, individualism, adventure, and always remember, Defoe equals to Robinson Crusoe. Now let's come to the second major novelist. He is Samuel Richardson. The important work is Pamela Clarissa. Why this is important? Richardson ने epistolary novel को popular बनाया. Epistolary novel means novel written through letters. Remember, Richardson equals to epistolary novel. Now let's come to Henry Fielding, major novelist. The important work is Tom Jones, Joseph Andrews. Fielding versus
Richardson. Now we'll understand Fielding versus Richardson. UGC NET frequently asks this question. Richardson equals to letters, Fielding equals to realistic narrative. So the easy trick is R equals to Richardson equals to letters, F equals to Fielding equals to full narrative. Now let's come to Tobias Smollett. Important works are Roderick Random, Humphrey Clinker. Remember for matching questions. Now Lawrence Sterne. Important work is Tristram Shandy, UGC NET favorite, known for experimental narrative style. Now let's have the quick revision. Alexander Pope equals to The Rape of Lock. Jonathan Swift equals to Gulliver's Travels. Samuel Johnson equals to Dictionary. Goldsmith equals to The Vicar of Wakefield. Daniel Defoe equals to Robinson Crusoe. Richardson equals to Pamela. Fielding equals to Tom Jones. And Sterne equals to Tristram Shandy. Now let's have the rapid fire MCQs. Who wrote The Rape of Lock? The answer is Alexander Pope. The Rape of Lock is a mock epic. Who wrote Gulliver's Travels? The answer is Jonathan Swift. Who wrote A Modest Proposal? The answer is Jonathan Swift. Who compiled Dictionary of English Language? The answer is Samuel Johnson. Who is the father of English novel? The answer is Daniel Defoe. Author of Robinson Crusoe? The answer is Daniel Defoe. Who popularized epistolary novel? The answer is Richardson. The author of Tom Jones, it's Henry Fielding. Author of Tristram Shandy equals to Lawrence Sterne. Now let's have the final memory trick. Pope, mock epic. Swift, satire. Johnson, dictionary. Defoe, novel. Richardson, letters. Fielding, narrative. Remember this chain and you can solve many UGC NET questions instantly. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम ऑगस्टिन एज पढ़ चुके हैं और ऑगस्टिन राइटर्स रीजन, लॉजिक और रूल्स पर बिलीव करते थे, लेकिन लिटरेचर में हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है. लोग रूल्स से थक गए थे, आर्टिफिशियलिटी से थक गए थे. अब राइटर्स फ्रीडम चाहते थे, इमोशंस चाहते थे, नेचर के पास लौटना चाहते थे और इसी रिबेलियन का नाम है रोमांटिक मूवमेंट. यूजीसी नेट में रोमांटिक एज सबसे इंपॉर्टेंट एजेस में से एक है. रोमांटिक एज यानी कि 1798 से 1837 तक की एज. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रोमांटिक एज ऑफिशियली कब स्टार्ट होती है? और जो आंसर है, क्योंकि इसी साल पब्लिश हुई लिरिकल ballads written by Wordsworth and Coleridge. Remember, 1798 is the beginning of the Romantic Age. The features of Romanticism are nature, emotion, imagination, individualism, freedom, common man. ये सारे keywords एग्जाम के लिए important है. So the easy trick is NEIFC, nature, emotion, imagination, freedom, common man. Why did Romanticism begin? French Revolution, Industrial Revolution, political changes. राइटर्स को लगने लगा कि मशीन और रीजन ने ह्यूमन इमोशंस को सप्रेस कर दिया है, इसलिए रोमांटिक पोएट्स ने कहा बैक टू नेचर, बैक टू इमोशन. अब सबसे पहले हम आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पर. रोमांटिक मूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पोएट जो हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, नोन एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. यूजीसी नेट फेवरेट है ये. लिरिकल बैलेड्स रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. ये रोमांटिक रिवोल्यूशन का मैनिफेस्टो माना जाता है. रिमेंबर दिस केयरफुली, एमसीक्यू फेवरेट है ये. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स. यूजीसी नेट रिपीटेडली आस्क्ड दिस क्वेश्चन. वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को रीडिफाइन किया. उन्होंने कहा पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन. वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री आर्टिफिशियल लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए, पोएट्री कॉमन पीपल की लैंग्वेज में होनी चाहिए. पोएट्री इमोशन से आनी
चाहिए और पोइट्री नेचर से कनेक्टेड होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स दे आर टिंटन एबे, द प्रिल्यूड, ओड इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, द सॉलिटरी रीपर, डेफोडिल्स। Remember, daffodils is very important and it is associated with Wordsworth. Daffodils most famous poem है। पोएट नेचर की ब्यूटी देखकर स्पिरिचुअली एनरिच्ड फील करता है। इंपॉर्टेंट थीम इज नेचर गिव्स जॉय एंड पीस। अब आते हैं रोमांटिसिज्म के दूसरे बड़े नाम पर, जो है सैम्यूल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर वर्ड्सवर्थ, नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, नेचर, कॉलरिज, इमेजिनेशन। ये ट्रिक याद रखिए। बायोग्राफिया लिटरेरिया यूजीसी फेवरेट है। इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क इसी बुक में कॉलरिज इमेजिनेशन की थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, जो है फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन। सो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आर, fancy is associated with mechanical combination and imagination is associated with creative power. So always remember, fancy joins, imagination creates. Now let's come to primary and secondary imagination. Primary imagination equals to natural human power. Secondary imagination equals to creative artistic power. UGC NET repeatedly asks this thing. अब हम एस.टी. कॉलरिज की इंपॉर्टेंट पोएम्स के बारे में बात करेंगे। दे आर द राइम ऑफ एंशियंट मराइनर, कुबला खान, क्रिस्टेबल, रिमेंबर ऑलवेज, एंशियंट मराइनर इक्वल्स टू कॉलरिज। लेट्स कम टू पी.बी. शेली, हु इज नोन एज द रेवोल्यूशनरी पोएट, पोएट ऑफ आइडियलिज्म। Ode to the West Wind, most important poem of his. The famous line is, if winter comes, can spring be far behind? यूजीसी नेट फेवरेट है ये, और इसकी थीम है होप, चेंज, रेवोल्यूशन। शेलीज इंपॉर्टेंट वर्क्स, प्रोमेथियस अनबाउंड, एडोनियस, ओड टू वेस्ट विंड। लेट्स कम टू जॉन कीट्स, नोन एज पोएट ऑफ ब्यूटी, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड रोमांटिक पोएट इन नेट। कीट्स फिलॉसफी, always remember, beauty is truth, truth is beauty. UGC net favorite quote. Negative capability, the most important concept introduced by John Keats. It means ability to remain in uncertainty without seeking immediate answers. Remember, negative capability equals to Keats. Now let's see the important odes. Ode to a Nightingale, Ode to a Grecian Urn, Ode to Autumn, frequently asked questions. Now let's come to Lord Byron, known as rebel poet. Byronic hero, most important concept. The characteristics are proud, rebellious, mysterious, independent. UGC net favorite. Remember, Byronic hero equals to Byron. The important works are Don Juan, Childe Harold Pilgrimage. So the second generation romantics, let's understand the easy trick, that is Shelley, Keats, Byron, SKB. First generation romantics, Wordsworth, Coleridge, easy trick, WC. Now we'll do the romantic age revision chain, that is Wordsworth equals to nature, Coleridge equals to imagination, Shelley equals to revolution, Keats equals to beauty, and Byron equals to Byronic hero. Let's have the rapid fire MCQs. Beginning of romantic age equals to 1798. Lyrical ballads written by Wordsworth and Coleridge. High priest of nature equals to Wordsworth. Poetry is the spontaneous flow of powerful feelings, is associated with Wordsworth. Fancy versus imagination equals to Coleridge. Negative capability equals to Keats. Beauty is truth, truth is beauty, is associated with Keats. Poet of revolution equals to Shelley. If winter comes, can spring be far behind equals to Shelley. Byronic hero equals to Byron. Now, let's have the final memory trick. Wordsworth, nature. Coleridge, imagination. Shelley, revolution. Keats, beauty. Byron, rebel. Remember this chain and half of the romantic age becomes easy. So dear students, अब तक हम romantic age पढ़ चुके हैं।
रोमांटिक पोएट्स इमेजिनेशन, इमोशन और नेचर पर फोकस करते थे, लेकिन दुनिया बदल रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी, मशीन्स डेवलप हो रही थी, सिटीज ग्रो कर रही थी, साइंस रैपिडली एडवांस कर रही थी और लिटरेचर भी चेंज होने लगा। इसी नए फेज को हम कहते हैं विक्टोरियन एज। यूजीसी नेट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एजेस में से एक है, विक्टोरियन एज, जो 1837 से 1901 तक रहा। ये एज क्वीन विक्टोरिया के नाम पर है। क्वीन विक्टोरिया ने 1837 से 1901 तक इंग्लैंड पर रूल किया, इसलिए इस पीरियड को विक्टोरियन एज कहा जाता है। The features of Victorian age are industrialization, science, realism, morality, social problems, doubt, and faith. Always remember, Victorian literature reality को present करती है। Romantic writers dreams देखते थे, Victorian writers society को देखते थे। Why is this age important? Industrial revolution के बाद child labor बढ़ गया, poverty बढ़ गई, क्लास डिवीजन बढ़ी, अर्बन प्रॉब्लम्स बढ़े और राइटर्स ने इन इश्यूज को अपने वर्ड्स में रिफ्लेक्ट किया। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सबसे इंपॉर्टेंट विक्टोरियन पोएट, नोन एज पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, यूजीसी नेट फेवरेट। उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो है इन मेमोरियम, यूलिसिस, द लोटस ईटर्स, द लेडी ऑफ शेलॉट। अब हम यूलिसिस की बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। उसकी जो थीम है दैट इज परसिवरेंस, एडवेंचर, नेवर गिव अप एटीट्यूड। फेमस लाइन है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यूजीसी नेट फेवरेट। इट इज बीन एसोसिएटेड विद एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नाउ लेट्स कम टू इन मेमोरियम। इन मेमोरियम, written after the death of his friend Arthur Hallam. Theme is death, faith, science, doubt. Victorian crisis को reflect करती है. So remember, in memoriam is associated with Tennyson. Now let's come to Robert Browning, known as master of dramatic monologue. UGC NET repeatedly asked this question. Dramatic monologue important concept है. एक स्पीकर ऑडियंस से बात करता है और उसकी पर्सनालिटी ग्रेजुअली रिवील होती है. सो रिमेंबर, ब्राउनिंग इक्वल्स टू ड्रामेटिक मोनोलॉग. सो द इंपॉर्टेंट पोएम आर माई लास्ट डचेस, एंड्रिया डेल साटो, फ्रा लिपोलिपी. माई लास्ट डचेस यूजीसी नेट फेवरेट है. ड्यूक अपनी वाइफ के बारे में बात करता है और इनडायरेक्टली अपना क्रूएल नेचर रिवील कर देता है. क्लासिक ड्रामेटिक मोनोलॉग. Now let's come to Matthew Arnold, बहुत ही important poet and critic, known as Victorian critic. उनके जो important works हैं वो है Dover Beach, Culture and Anarchy, The Study of Poetry. Dover Beach जो है वो UGC NET की favorite poem है, NET favorite है. The theme is loss of faith, modern anxiety, religious doubt. Always remember, Dover Beach equals to Arnold. Next we have touchstone method. Important critical concept introduced by Matthew Arnold. The meaning is, great poetry को judge करने के लिए great lines को standard के रूप में use करो. Remember, touchstone method equals to Arnold. अब आते हैं हम most important novelist पे, जो कि विक्टोरियन एज के बहुत ही पॉपुलर नॉवेलिस्ट रहे हैं. ही इज नन अदर देन चार्ल्स डिकेंस, नोन एज द ग्रेट सोशल नॉवेलिस्ट. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? डिकेंस ने विक्टोरियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किया. पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, सोशल इनजस्टिस, ये सब उनके नॉवेल्स में मिलता है. इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आर ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज and hard times. Let's talk about Oliver Twist, जो उसकी थीम है that is child exploitation, poverty, crime, जो UGC net favorite है. Let's talk about Great Expectations. Great Expectations की थीम है growth, identity, social mobility. Important for exams. Now let's come to a great figure known as Thomas Hardy.
He was the bridge figure between Victorian and modern age, known as novelist of pessimism. Important novels are The Test of the Urbivilis, Judge the Obscure, Far from the Madding Crowd, The Mayor of Casterbridge. Let's understand Hardy's view. हार्डी के कैरेक्टर्स ऑफन फेट के विक्टिम होते हैं, इसलिए हार्डी को पेसिमिस्टिक नॉवेलिस्ट माना जाता है. रिमेंबर हार्डी इक्वल्स टू पेसिमिज्म. नाउ लेट्स कम टू ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जो यूजीसी फेवरेट भी हैं. तीन सिस्टर्स, चार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे. चार्लेट ब्रॉन्टे, important novels are Jane Eyre, theme is female independence, self-respect. Emily Bronte, important novel is Wuthering Heights, UGC net favorite. The theme is passion, love, revenge. Remember, Emily equals to Wuthering Heights. Now let's come to George Eliot. Real name Mary N. Evans. UGC net repeatedly asked this question. So the important novels are Middlemarch, The Mill on the Floss, Silas Marner. Remember, George Eliot equals to Mary Ann Evans. Now let's come to pre-Raphaelite movement. This is an important topic. Major names are Dante Gabriel Rossetti, Christina Rossetti. They focused on beauty and medieval themes. Now let's have the quick revision of Victorian age. Tennyson equals to poet laureate, Browning equals to dramatic monologue, Arnold equals to touchstone method, Dickens equals to social novels, Hardy equals to pessimism, Charlotte Bronte equals to Jane Eyre, Emily Bronte Wuthering Heights, George Eliot equals to Mary Ann Evans. Let's have the rapid fire MCQs. Poet laureate of Victorian age equals to Tennyson. Author of Ulysses equals to Tennyson. Master of dramatic monologue equals to Browning. My Last Duchess written by Browning. Touchstone method introduced by Arnold. Author of Oliver Twist equals to Dickens. Author of Great Expectations equals to Dickens. Author of The Test of the Urbivilis equals to Hardy. Author of Jane Eyre equals to Charlotte Bronte. Author of Wuthering Heights equals to Emily Bronte. The real name of George Eliot equals to Mary N. Evans. Now let's have and understand the final memory trick. Tennyson is poet laureate. Browning equals to monologue. Arnold equals to touchstone. Dickens equals to society. Hardy equals to pessimism. Brontes equals to women novelists. George Eliot equals to Middlemarch. Remember this chain and Victorian age becomes extremely easy for UGC net. So dear students, Victorian age में writers society की problem को observe कर रहे थे, लेकिन 20th century की beginning तक दुनिया completely change हो चुकी थी. Science rapidly grow कर रही थी. Freud psychology को redefine कर रहे थे. आइंस्टाइन यूनिवर्स के बारे में नए आइडियाज दे रहे थे. और फिर आया वर्ल्ड वॉर 1. ये इवेंट लिटरेचर को हमेशा के लिए बदल देता है. इसी नए फेज को हम कहते हैं मॉडर्न एज. मॉडर्न एज यानी कि 1901 से लेकर 1945 की एज. मॉडर्न एज को समझने के लिए एक वर्ड याद रखिए, दैट इज डिसइल्यूशनमेंट यानी निराशा. People lost faith in religion, tradition, Victorian values, old certainties. इसी वजह से लिटरेचर भी फ्रेगमेंटेड और कॉम्प्लेक्स हो गया. फीचर्स ऑफ मॉडर्निज्म आर alienation, fragmentation, psychology, experimentation, urban life, loss of faith. Always remember, modernism equals to break from tradition. What is modernism? जो UGC नेट फेवरेट है. मॉडर्निज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स को रिजेक्ट करता है. मॉडर्न राइटर्स कहते हैं न्यू वर्ल्ड के लिए न्यू लिटरेचर चाहिए, इसलिए लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और स्टाइल में एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुआ. W.B. Yeats मॉडर्न एज का सबसे इंपॉर्टेंट पोएट, आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के लीडर, नोबेल प्राइज विनर. इंपॉर्टेंट वर्क्स आर द सेकेंड कमिंग, Sailing to Byzantium,
Easter 1960 among school children. The Second Coming, UGC Net favorite poem. Famous line is Things fall apart, the center cannot hold. ये poem modern world chaos को represent करती है. Remember, each equals to the second coming. अब आते हैं modern poetry के king पर, जो है T.S. Eliot. UGC Net का permanent favorite. Important works are The Waste Land, The Love Song of J. Alfred Prufrock, Four Quarters, Murder in the Cathedral. The Waste Land, most important modern poem, published in 1922, often called Bible of Modernism. Themes are fragmentation, spiritual emptiness and cultural decay. अब आते हैं objective correlative पे. UGC Net favorite concept is this, introduced by T.S. Eliot, जिसका मीनिंग है इमोशंस को डायरेक्टली एक्सप्रेस मत करो, उस इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस या इवेंट्स यूज करो. सो रिमेंबर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इक्वल्स टू Eliot. Tradition and the individual talent, the most important essay, and UGC Net repeatedly asked this thing. Eliot कहते हैं ग्रेट पोएट ट्रेडिशन को इग्नोर नहीं करता, वो ट्रेडिशन के साथ कनेक्ट करता है. रिमेंबर, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इज एसोसिएटेड विद Eliot. Now let's come to Ezra Pound, known as father of Imagism. UGC Net favorite. Imagism is an important movement. Its features are precision, clarity, direct treatment, no unnecessary words. So always remember, Imagism equals to Ezra Pound. Now let's come to James Joyce, modern novel का सबसे बड़ा नाम. The important works are Ulysses, A Portrait of the Artist as a Young Man, Dubliners, Finnegan's Wake. Now let's come to stream of consciousness, the most important concept of UGC. Meaning is characters के mind के thoughts को exactly वैसे present करना जैसे वो flow करते हैं. So always remember, Joyce equals to stream of consciousness. Now let's come to Virginia Woolf, modern fiction की queen. उनके जो important work हैं वो हैं Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando, A Room of One's Own. Why this is important? Virginia Woolf ने stream of consciousness technique को further develop किया और feminist criticism के लिए भी important है. Remember always, Virginia Woolf equals to stream of consciousness plus feminism. Now let's come to D.H. Lawrence, important modern novelist. The works are Sons and Lovers, Women in Love, Lady Chatterley's Love. Important themes are human relationship, sexuality, industrial society criticism. Now let's come to Joseph Conrad, bridge figure between Victorian and modern literature. The important works are Heart of Darkness, Lord Jim, Nostromo. Heart of Darkness is UGC Net favorite. Themes are imperialism, colonialism, dark side of human nature. Remember always, Conrad equals to Heart of Darkness. Now let's come to E.M. Forster, important novelist. The works are A Passage to India, Howard's End, A Room with a View. A Passage to India is UGC Net favorite. Themes are colonialism, East-West relationship, cultural conflict. Now let's come to W.H. Auden, the most important modern poet. Works September 1, 1939, The Unknown Citizen, Funeral Blues. Remember, Auden equals to political poetry. Now let's come to modern drama. The important names are George Bernard Shaw. Shaw's important works are Pygmalion, Man and Superman, Saint John, Arms and the Man. Always remember, Pygmalion is associated with George Bernard Shaw. Now let's have the quick revision of modern age. Yeats equals to the Second Coming, Eliot equals to The Waste Land, Pound equals to Imagism, Joyce equals to Stream of Consciousness, Woolf equals to Mrs. Dalloway, Conrad equals to Heart of Darkness, Forster equals to A Passage to India, Shaw equals to Pygmalion. Now let's have the rapid fire MCQs. Who introduced objective correlative? The answer is T.S. Eliot. Author of The Waste Land.
Answer is T.S. Eliot. Father of Imagism equals to Ezra Pound. Who wrote Ulysses? The answer is James Joyce. Stream of consciousness associated with James Joyce. Author of Mrs. Dalloway equals to Virginia Woolf. Author of Heart of Darkness. The answer is Joseph Conrad. Author of A Passage to India equals to E. M. Forster. Author of Pygmalion equals to G. B. Shaw. Things fall apart. The center cannot hold is associated with Yeats. Now let's remember the chain. This is final memory trick. Yeats chaos, Eliot modernism, Pound imagism, Joyce mind, Woolf consciousness, Conrad colonialism, Forster India, Shaw drama. Remember this chain and modern age becomes very easy for UGC NET. So dear students, modern age में writers fragmented world को represent कर रहे थे. वर्ल्ड वॉर ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को डीपली अफेक्ट किया, लेकिन 1945 के बाद दुनिया और भी ज्यादा चेंज हो गई. टेक्नोलॉजी रैपिडली डेवलप हुई, टेलीविजन आया, कंप्यूटर्स आए, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ और लिटरेचर भी एक नया फेज में एंटर कर गया. इसी फेज को हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म. मॉडर्निस्ट ट्रुथ को सर्च कर रहे थे. पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं एक सिंगल ट्रुथ होता ही नहीं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, डिफरेंट रियलिटीज होती हैं. सो द फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म आर प्लुरैलिटी, आयरनी, प्लेफुलनेस, पैरोडी, intertextuality, fragmentation, and always remember, postmodernism equals to no fixed truth. Now let's come to Jean Francois, UGC NET favorite, known as father of postmodernism. The important book is The Postmodern Condition. Grand narratives, most important concept. Jean कहते हैं, people no longer believe in grand narratives. Grand narratives means big universal explanations. For example, religion explains everything, science explains everything, history explains everything. Postmodernists reject these ideas. Remember, Jean equals to incredulity towards meta-narratives. Now let's come to Jacques Derrida. Although Derrida literary theory में भी आते हैं, postmodernism में भी बहुत important है. Concept जो है वो है deconstruction. Meaning text का एक fixed meaning नहीं होता. Different interpretations possible हैं, so always remember Derrida equals to deconstruction. Now let's come to Michel Foucault, UGC NET favorite. Concept is power and knowledge. Foucault कहते हैं knowledge neutral नहीं होती, power और knowledge एक दूसरे से connected होते हैं. So always remember Foucault equals to power or knowledge. Now let's come to Roland Barthes. Important concept जो है that is death of the author. मीनिंग टेक्स्ट का मीनिंग ऑथर डिसाइड नहीं करता, रीडर क्रिएट करता है. सो ऑलवेज रिमेंबर बार्ट्स इक्वल्स टू डेथ ऑफ द ऑथर. नेक्स्ट कम टू जीन बॉड्रिलार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर. द कॉन्सेप्ट्स आर सिम्युलैक्रा एंड सिम्युलेशन. सिंपल एक्सप्लेनेशन इज मॉडर्न सोसाइटी रियलिटी और मीडिया इमेजेस के बीच डिफरेंस लूज कर देती है. सो रिमेंबर बॉड्रिलार्ड इक्वल्स टू हाइपर रियलिटी. नाउ let's come to intertextuality, frequently asked topic. The meaning is one text referred to another text. Literature constantly talks to literature. Remember, intertextuality equals to text within text. अब आते हैं contemporary literature पर. Generally post 1945 literature को contemporary literature कहते हैं. Salman Rushdie, UGC NET favorite. Important work Midnight's Children. Themes are history, identity, nation, magic realism. Always remember, Rushdie equals to Midnight's Children. The important concept we should understand is magic realism. Reality plus fantasy का mixture. Extraordinary events को normal way में present किया जाता है. Remember, magic realism equals to Salman Rushdie. Now let's come to Arundhati Roy. Important works are The God of Small Things, Booker's Prize winner, UGC NET favorite. Next we have Amitav Ghosh. Important works are The Shadow Lines, Sea of Poppins,
The Glass Palace. Themes are history, migration, identity. Next we have Girish Karnad, important Indian dramatist. Works are Tughlaq, Hayavadana, Naga Mandala. Remember, Karnad equals to Tughlaq. Next we have Mahesh Datani, important contemporary playwright. Works are Final Solution, Tara, Dance Like a Man, frequently asked in net. Next we have Nobel Prize winner Toni Morrison. The important works are Beloved, Song of Solomon. Themes are race, identity, memory. Next we have Margaret Atwood. The important works are The Handmaid's Tale. Frequently asked question. Themes are gender, power and control. Next we have J. M. Coetzee. Important works are Disgrace, Waiting for the Barbarians. Themes are colonialism, power, identity. Now let's have the quick revision of postmodernism. Lyotard equals to meta-narratives, Derrida equals to deconstruction, Foucault equals to power or knowledge, Barthes equals to death of author, Baudrillard equals to hyper-reality. Let's have the contemporary writers' quick revision. Salman Rushdie equals to Midnight's Children, Roy equals to God of Small Things, Ghosh equals to Shadow Lines, Karnad equals to Tughlaq, Datani equals to Final Solution, Morrison equals to Beloved, Atwood equals to Handmaid's Tale, Coetzee equals to Disgrace. Now let's have the rapid fire MCQs. Father of postmodernism, Lyotard. Who introduced deconstruction? The answer is Derrida. Power or knowledge concept is associated with Foucault. Death of the author is associated with Roland Barthes. Hyperreality is associated with Baudrillard. Author of Midnight's Children, Salman Rushdie. Author of The Gods of Small Things, Arundhati Roy. Author of Tughlaq, Girish Karnad. Author of Beloved equals to Toni Morrison. Author of The Handmaid's Tale, Margaret Atwood. The final memory trick is Lyotard, meta-narratives, Derrida, meaning, Foucault, power, Barthes, reader, Rushdie, midnight, Roy, small things, Carnot, Tughlaq, Morrison, beloved. Remember this change and postmodernism. Now this becomes easy. Let's have the final super trick. Chaucer, then Shakespeare, then Donne, then Dryden, then Pope, then Wordsworth, then Tennyson, then Eliot, then Salman Rushdie. Next we have poetry, then drama, then metaphysical, then criticism, then satire, then nature, realism, then modern, and then postmodernism. Remember this change and you can revise the entire history of English literature in under 10 minutes before the UGC NET exam. Hello everyone, welcome back to the Ingenious. कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आपकी UGC नेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि UGC नेट अब बिल्कुल नजदीक है। इस समय नई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, नए टॉपिक शुरू करने की भी जरूरत नहीं है। इस समय जरूरत है स्मार्ट रिवीजन की और आज के इस मैराथन में हम लिटरेरी थ्योरी का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि लिटरेरी थ्योरी को कठिन समझना बंद कर दीजिए। यूजीसी नेट में लिटरेरी थ्योरी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर अपने आप निकल जाते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, साइको एनालिसिस, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एंड न्यू क्रिटिसिज्म, और साथ साथ एमसीक्यूज एंड मेमोरी ट्रिक भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल जो हमारे माइंड में आता है वो है लिटरेरी थ्योरी आखिर है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लिटरेरी थ्योरी मतलब डेफिनेशंस, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरी का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को देखने का एक तरीका। मान लीजिए आपके सामने शेक्सपियर का हेमलेट रखा है, आप अलग अलग क्रिटिक्स उसे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। मार्क्सिस्ट क्रिटिक पूछेगा पावर किसके पास है, फेमिनिस्ट क्रिटिक पूछेगी विमेन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, साइको एनालिटिक क्रिटिक पूछेगा हेमलेट के अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक पूछेगा
क्या ये कॉलोनियल आइडियोलॉजी दिखाई देती है? टेक्स्ट वही है लेकिन पर्सपेक्टिव बदल गया, और यही लिटरेरी थ्योरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरलिज्म पर। दोस्तों, लिटरेरी थ्योरी की शुरुआत स्ट्रक्चरलिज्म से मानी जाती है, और स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे बड़ा नाम है फर्डिनेंड डी सोशोर। यूजीसी नेट में सोशोर बहुत फेवरेट थिंकर हैं। सोशोर को समझिए। सोशोर ने कहा, लैंग्वेज कोई रैंडम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं है। लैंग्वेज एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, और मीनिंग इसी स्ट्रक्चर से पैदा होता है। अब इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मान लीजिए मैं बोर्ड पे लिखती हूँ ट्री। अब आप ट्री देखते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज आती है पेड़ की, पत्तों की, शाखाओं की। यहीं से सोशोर का फेमस कॉन्सेप्ट शुरू होता है, दैट इज सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ट्री जो लिखा हुआ है या जो साउंड आप सुनते हैं उसे कहते हैं सिग्निफायर, और आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट बनता है उसे कहते हैं सिग्निफाइड। यानी वर्ड इक्वल्स टू सिग्निफायर एंड कॉन्सेप्ट इक्वल्स टू सिग्निफाइड। दोनों मिलकर बनाते हैं साइन। ये यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है। अब मीनिंग कहां से आता है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सोशोर कहता है मीनिंग किसी शब्द के अंदर नहीं होता, मीनिंग डिफरेंसेस से पैदा होता है। उदाहरण, गुड का अर्थ हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि बैड मौजूद है। लाइट का अर्थ कैसे पता चलता है? क्योंकि डार्क मौजूद है। हॉट का अर्थ कैसे पता चलता है? क्योंकि कोल्ड एग्जिस्ट करता है। यानी मीनिंग कम्स फ्रॉम डिफरेंस। ये स्ट्रक्चरलिज्म की फाउंडेशन है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है लैंग एंड पेरोल। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे आसान करते हैं, हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के रूल्स क्या हैं? वो लैंग है। आप जो एक्चुअल मैच खेलते हैं वह पेरोल है। सिमिलरली, लैंग्वेज सिस्टम इक्वल्स टू लैंग एंड इंडिविजुअल स्पीच इक्वल्स टू पेरोल। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो लैंग इक्वल्स टू लैंग्वेज, पेरोल इक्वल्स टू पर्सनल यूज। Now we will talk about the quick MCQs that can come from this topic. Who introduced signifier and signified? We know the answer. This is Saussure. Next question. Who introduced Lang and Perol? Again, the answer is Saussure. Next we have father of modern linguistics. The answer is Saussure. So dear students, अब structuralist को लगता था कि meaning stable है, लेकिन कुछ थिंकर्स ने सवाल पूछा, क्या मीनिंग वास्तव में स्टेबल है? क्या किसी टेक्स्ट का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है? और यहीं से जन्म होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। इस थ्योरी का सबसे बड़ा नाम है जैक्विस डेरिडा। अगर सोशोर ने स्ट्रक्चर बनाया तो डेरिडा ने उस स्ट्रक्चर पर सवाल उठाया। डेरिडा ने कहा मीनिंग कभी भी फाइनल नहीं होता, मीनिंग हमेशा बदलता रहता है। यहीं से डीकंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। अब बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं डीकंस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन। नहीं, बिल्कुल नहीं। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस को पहचानना, उसकी हिडन अजम्पशंस को पहचानना। डेरिडा का कहना है हर टेक्स्ट अपने अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस रखता है, और यही कॉन्ट्राडिक्शंस फिक्स्ड मीनिंग को इम्पॉसिबल बना देते हैं। अब आता है सबसे फेमस टर्म, दैट इज डिफरेंस। यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब है डिफरेंस प्लस डेफरल, यानी मीनिंग हमेशा टलता रहता है। आप डिक्शनरी में एक वर्ड देखते हैं, उसकी डेफिनेशन में दूसरे वर्ड्स आते हैं, फिर उन वर्ड्स को देखते हैं, फिर और वर्ड्स आते हैं, मीनिंग कभी भी पूरी तरह फिक्स्ड नहीं होता। यही डिफरेंस है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। सो अब दोस्तों हम आते हैं लिटरेरी थ्योरी की सबसे इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज में से एक, जो है मार्क्सिज्म।
और जब भी मार्क्सिज्म की बात होती है सबसे पहला नाम आता है कार्ल मार्क्स का। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब आप कोई नॉवल पढ़ते हैं क्या आप देखते हैं कि उनमें कौन अमीर है कौन गरीब है, किसके पास पावर है, किसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? अगर नहीं देखते तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म आपको यही देखने के लिए सिखाती है। मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्स का मानना था कि समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा हुआ है। पहला है बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआजी मतलब रूलिंग क्लास, जिनके पास वेल्थ है, रिसोर्सेज है, पावर है। और प्रोलेटेरिएट मतलब वर्किंग क्लास, जो लेबर देता है, काम करती है, लेकिन रिसोर्सेज पर कंट्रोल नहीं रखती। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास की सबसे बड़ी कहानी क्या है? क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष। इसे हमेशा याद रखिए। सो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, यूजीसी नेट का फेवरेट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी हैव बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, यूजीसी नेट का फेवरेट कॉन्सेप्ट। बेस क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम यानी प्रोडक्शन, मनी, इंडस्ट्री, बिजनेस। और सुपर स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, कल्चर, लिटरेचर। मार्क्स कहता है बेस डिटरमिन्स सुपर स्ट्रक्चर, यानी इकोनॉमी सोसाइटी को शेप करती है। उदाहरण, अगर सोसाइटी कैपिटलिस्ट है तो लिटरेचर भी कई बार कैपिटलिस्ट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। अब आते हैं ग्राम्सी पर। एंटोनियो ग्राम्सी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर। उनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है हेगेमनी। अब हेगेमनी को आसान भाषा में समझते हैं, पावर हमेशा पुलिस या आर्मी से नहीं चलती। कई बार लोग खुद डोमिनेंट आइडियाज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सोसाइटी बार बार कहे कि कुछ लोग नेचुरली सुपीरियर हैं तो धीरे धीरे लोग इसे सच मानने लगते हैं। यही हेगेमनी है। अब आते हैं लुइस एल्थ्यूसर पर। उनका कॉन्सेप्ट क्या था? आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस। एग्जाम्पल स्कूल, मीडिया, फैमिली, रिलीजन। इस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से आइडियोलॉजी फैलती है और लोग बिना जाने डोमिनेंट सिस्टम को सपोर्ट करने लगते हैं। So the quick revision, if we can do, is Marx equals to class struggle, base equals to economy, superstructure equals to culture, Gramsci equals to hegemony, and Althusser equals to ISA. So dear students, अब तक हमने क्लास की बात की, अब हम जेंडर की बात करेंगे और यही हमें फेमिनिज्म तक ले जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, फेमिनिज्म केवल विमेंस राइट मूवमेंट नहीं है। लिटरेरी थ्योरी में फेमिनिज्म एक क्रिटिकल अप्रोच है। ये पूछती हैं विमेन को लिटरेचर में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। क्या विमेन की वॉइस दबाई गई है? क्या लिटरेचर पेट्रियार्कल वैल्यू को सपोर्ट करता है? फेमिनिज्म की फाउंडेशन रखने वाली थिंकर में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है दैट इज सिमोने दी बिवॉयर। उनकी फेमस लाइन है, वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमेन। यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया इसका अर्थ क्या है। बिवॉयर कहती हैं कि सोसाइटी जेंडर रोल्स बनाती है और इंडिविजुअल्स को उन रोल्स में ढाल देती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम आते हैं वर्जीनिया वुल्फ पर। उनकी फेमस बुक जो है अ रूम ऑफ वंस ओन। यूजीसी नेट का जो फेवरेट, वुल्फ कहती हैं अगर विमेन को लिटरेचर क्रिएट करता है तो उन्हें चाहिए मनी, एजुकेशन, पर्सनल स्पेस यानी आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम आते हैं इलैन शोवाल्टर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण नेम। उनका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गाइनो क्रिटिसिज्म। अब ये टर्म अक्सर नेट में पूछा जाता है। गाइनो क्रिटिसिज्म का अर्थ है स्टडी ऑफ विमेन एज राइटर्स, यानी विमेन राइटर्स को उनके अपने पर्सपेक्टिव से स्टडी करना। सो द मेमोरी ट्रिक इज शोवाल्टर इक्वल्स टू
gynocriticism. We will do feminism revision now. Beauvoir equals to gender construction. Wolf equals to a room of one's own. Showalter equals to gynocriticism. MCQ की बात करें जो फेमिनिज्म से आ सकता है, they are who wrote A Room of One's Own, and we know the answer, that is Virginia Woolf. Next question, who introduced gynocriticism, and we know the answer, that is Elaine Showalter. Who said one is not born but becomes a woman? The answer is Simone de Beauvoir. So dear students, अब तक हमने क्लास और जेंडर की बात की, लेकिन एक सवाल बचता है, क्या हमारे एक्शंस केवल कॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होते हैं या अनकॉन्शियस माइंड भी काम करता है? यहीं से शुरू होती है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, दैट इज साइको एनालिटिक थ्योरी. जो साइको एनालिटिक थ्योरी के फाउंडर हैं, ही इज नन अदर देन सिगमंड फ्रूड. अगर यूजीसी नेट में साइको एनालिसिस आए तो सबसे पहले फ्रूड याद आना चाहिए. फ्रूड ने कहा ह्यूमन बीइंग पूरी तरह रैशनल नहीं होते, हमारे बिहेवियर का सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड से भी प्रभावित होता है. लेट्स कम टू आइसबर्ग मॉडल. फ्रूड ने माइंड को आइसबर्ग की तरह समझाया. ऊपर दिखाई देने वाला भाग कॉन्शियस माइंड, नीचे छिपा हुआ विशाल भाग जो है अनकॉन्शियस माइंड. फ्रूड का मानना था कि हमारी कई इच्छाएं, डर, कन्फ्लिक्ट्स अनकॉन्शियस में दबे रहते हैं, लेकिन वे बिहेवियर को प्रभावित करते रहते हैं. तो आईडी, ईगो, सुपर ईगो, यूजीसी नेट फेवरेट जो है आईडी, ईगो, सुपर ईगो. आईडी क्या होता है या क्या है? डिजायर, इंस्टिंक्ट, प्लेजर. ईगो क्या है? रियलिटी, बैलेंस. सुपर ईगो क्या है? मोरालिटी, एथिक्स, कॉन्शियंस. सो इजी ट्रिक जो है, आईडी इक्वल्स टू इंस्टिंक्ट, ईगो इक्वल्स टू बैलेंस, सुपर ईगो इक्वल्स टू मोरालिटी. नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स. फ्रूड का एक और फेमस कॉन्सेप्ट है, दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स. नेट में अक्सर पूछा जाता है, इसे बस फ्रूड के साथ एसोसिएट करके याद रखिए. अब आते हैं फ्रूड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट साइको एनालिटिक थिंकर पर, एंड ही इज नन अदर देन कार्ल जंग. उन्होंने कहा कुछ सिंबल्स सभी कल्चर में कॉमन होते हैं. इन्हें उन्होंने कहा आर्कीटाइप्स. एग्जाम्पल हीरो, मदर, वाइज, ओल्ड मैन, शेडो. ये कॉन्सेप्ट लिटरेचर में बार बार दिखाई देते हैं. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल जंग is clear to everyone. Now let's have the quick revision. Freud equals to unconscious mind equals to ID, ego, superego. Jung equals to archetype, hero, mother, shadows. I hope this is clear to everyone. Now students, हम आते हैं एक ऐसी थ्योरी पे जो यूजीसी नेट में लगातार पूछी जाती है, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी. सबसे पहले एक सवाल उठता है, कॉलोनियलिज्म होता क्या है? जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है, जैसे भारत भी लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में के अधीन रहा. लेकिन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी सिर्फ राजनीतिक नियंत्रण की बात नहीं करती, ये रिप्रेजेंटेशन की भी बात करती है, आइडेंटिटी की भी बात करती है, पावर की भी बात करती है. सो आई होप दिस इज क्लियर. पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का सबसे बड़ा नाम जो है, दैट इज एडवर्ड सेड. उनकी फेमस बुक ओरिएंटलिज्म, उनकी फेवरेट बुक जो है दैट इज ओरिएंटलिज्म, यूजीसी नेट फेवरेट. अब ओरिएंटलिज्म को आसान भाषा में समझते हैं. सेट कहते हैं कि वेस्ट ने ईस्ट की एक इमेज बनाई, एक स्टीरियोटाइप बनाया. उन्होंने ईस्ट को दिखाया बैकवर्ड, एग्जॉटिक, इरैशनल, मिस्टीरियस, और वेस्ट को दिखाया सिविलाइज्ड, मॉडर्न, रैशनल. यानी रिप्रेजेंटेशन भी पावर का हिस्सा है. यही ओरिएंटलिज्म है. सो द मेमोरी ट्रिक इज
Said equals to Orientalism, and I hope this is clear to everyone. अब हम आते हैं स्पिवक पर। यूजीसी नेट में सबसे फेमस क्वेश्चन, कैन द सबिल्टन स्पीक? अब सबिल्टन क्या है? वे लोग जिनकी आवाज सोसाइटी में नहीं सुनी जाती, मार्जिनलाइज्ड पीपल, ओप्रेस्ड ग्रुप्स। स्पिवक पूछती हैं, क्या वास्तव में ये लोग अपनी आवाज स्वयं व्यक्त कर पाते हैं या हमेशा कोई और उनकी तरफ से बोलता है? यही उनका सेंट्रल कंसर्न है। सो आई होप दिस term is clear to everyone. So the memory trick is Spivak Sibilton. Now let's come to Homi K. Bhabha, बहुत ही important theorist. 3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जो है हाइब्रिडिटी, मिमिक्री एंड एम्बिवेलेंस। सबसे पहले हम समझते हैं हाइब्रिडिटी है क्या। हाइब्रिडिटी मीन्स जब 2 कल्चर मिलते हैं तो एक नया कल्चरल आइडेंटिटी बनाता है, इसे कहते हैं हाइब्रिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इंग्लिश कल्चर, ये पूरी तरह ब्रिटिश नहीं है, पूरी तरह इंडियन भी नहीं है, सो ये हाइब्रिड है। आई होप दिस हाइब्रिडिटी इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट लेट्स कम टू मिमिक्री। कॉलोनाइज्ड पीपल कॉलोनाइजर्स की नकल करते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं बनते। ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट क्वाइट, ये भाभा का फेमस आइडिया है। नेक्स्ट वी कम टू एम्बिवेलेंस। कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बीच रिलेशनशिप हमेशा सिंपल नहीं होती, उसमें अट्रैक्शन भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी, यानी एम्बिवेलेंस है। सो द क्विक रिवीजन इज सेड इक्वल्स टू ओरिएंटलिज्म, स्पिवक इक्वल्स टू सिबिल्टन, Bhabha equals to hybridity, mimicry and ambivalence. अब तक हमने टेक्स्ट को लैंग्वेज, क्लास, जेंडर, साइकोलॉजी और कॉलोनियलिज्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ा, लेकिन अब एक प्रश्न अभी भी बचता है, मीनिंग बनाता कौन है, ऑथर, टेक्स्ट या रीडर? और यहीं से शुरुआत होती है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स कहते हैं, मीनिंग टेक्स्ट के अंदर फिक्स्ड नहीं होता, मीनिंग रीडिंग प्रोसेस में पैदा होता है, यानी रीडर बहुत महत्वपूर्ण है। वुल्फगैंग इसर इंपॉर्टेंट नेम है। इसर कहता है कि टेक्स्ट में गैप्स होते हैं, रीडर उन गैप्स को भरता है, इसलिए हर रीडर का एक्सपीरियंस अलग होता है। एक और फेवरेट थ्योरिस्ट हैं जो है स्टैनली फिश। उनका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। फिश कहते हैं रीडर्स अकेले मीनिंग नहीं बनाते, वे कम्युनिटीज का हिस्सा होते हैं, उनकी कल्चर, एजुकेशन, बैकग्राउंड मीनिंग को इन्फ्लुएंस करती है। सो द मेमोरी ट्रिक इज फिश इक्वल्स टू इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। सो लेट्स हैव द क्विक रिवीजन। Reader response equals to reader creates meaning, Isser equals to gaps, and fish equals to interpretive communities. Now dear students, अब हम आते हैं न्यू क्रिटिसिज्म पर। यह थ्योरी यूजीसी नेट में हमेशा पूछी जाती है। न्यू क्रिटिक्स कहते हैं ऑथर को भूल जाइए, हिस्ट्री को भूल जाइए, सोसाइटी को भूल जाइए, सिर्फ टेक्स्ट को पढ़िए। न्यू क्रिटिसिज्म का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है दैट इज क्लोज रीडिंग। टेक्स्ट की लैंग्वेज, सिंबल्स, इमेजरी, आयरनी, पैराडॉक्स को ध्यान से पढ़ना। सो द इंपॉर्टेंट टर्म्स आर इंटेंशनल फेलेसी, अफेक्टिव फेलेसी, पैराडॉक्स, आयरनी, एम्बिग्विटी। ये टर्म्स अक्सर नेट में पूछे जाते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंकर्स आर I.A. Richards, क्लीन ब्रूक्स, W.K. Wimsatt, रिमेंबर देम ऑलवेज। अब पूरी लिटरेरी थ्योरी 3 मिनट में रिवाइज करते हैं। So sure equals to signifier, signified, Lang, Perol. Derrida equals to deconstruction, difference. Marx equals to class culture. Marx equals to class struggle.
Gramsci equals to hegemony. Althusser equals to ISA. Beauvoir equals to gender construction. Virginia Woolf equals to a room of one's own. Showalter equals to gynocriticism. Freud equals to ID. Ego, superego. Jung equals to archetypes. Said equals to Orientalism. Spivak equals to subaltern. Bhabha equals to hybridity. Fish equals to interpretive communities. Rapid fire. Now let's have the rapid fire MCQs. Who introduced signifier and signified? The answer is Saussure. Next question. Who introduced deconstruction? The answer is Derrida. Who wrote Orientalism? Edward Said. Who introduced gynocriticism? The answer is Ilan Showalter. Who introduced hegemony? The answer is Antonio Gramsci. Who introduced ISA? The answer is Althusser. Who introduced archetypes? The answer is Carl Jung. Who introduced interpretive communities? The answer is Stanley Fish. The next question is, who asked, can the subalterns speak? The answer is Spivak. Next question, who introduced hybridity? The answer is Homi K. Bhabha. So dear students, UGC नेट के आखिरी दिनों में पैनिक मत कीजिए, नई थ्योरी शुरू मत कीजिए, जो पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए। थ्योरी में सक्सेस का सीक्रेट है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। अगर आपको लिटरेरी थ्योरी की ये चेन याद है तो पेपर 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे फोकस्ड। अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और द इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट लिखिए लिटरेरी थ्योरी रिवाइज्ड। ऑल द बेस्ट फॉर यूजीसी नेट। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक पूरा मैराथन देख चुके हैं तो सबसे पहले खुद को एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दीजिए। आज हमने इंग्लिश लिटरेचर की पूरी जर्नी कवर की है, बियोवुल्फ से लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म तक, चौसर से लेकर रुश्दी तक, शेक्सपियर से लेकर टीएस इलियट तक और लिटरेरी थ्योरी से लेकर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर तक। याद रखिए, यूजीसी नेट इंग्लिश सिर्फ फैक्ट्स का एग्जाम नहीं है, ये कनेक्शंस का एग्जाम है। जब आप एजेस को कनेक्ट करना सीख जाते हैं, राइटर्स को मूवमेंट से कनेक्ट करना सीख जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिक्स से कनेक्ट करना सीख जाते हैं, तब इंग्लिश लिटरेचर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। आज के बाद रिवीजन करते वक्त सिर्फ ये क्रोनोलॉजी याद रखिए, ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश टू रेनेसेंस टू एलिजाबेथन टू मेटाफिजिकल टू रेस्टोरेशन टू ऑगस्टन टू रोमांटिक टू विक्टोरियन टू मॉडर्न टू पोस्ट मॉडर्न। और साथ ही ये राइटर चेन भी याद रखिए, चौसर टू शेक्सपियर टू डन टू ड्राइडन टू पॉप टू वर्ड्सवर्थ, देन टेनिसन, देन इलियट, देन रुश्दी। अगर आपने ये चेन याद कर ली तो इंग्लिश लिटरेचर का आधा सिलेबस ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। अब यूजीसी नेट बिल्कुल पास है। इस स्टेज पर नई बुक्स मत उठाइए, नए नोट्स मत बनाइए, सिर्फ रिवीजन कीजिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट खुद पर ट्रस्ट रखिए। आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। अगर ये मैराथन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस मैराथन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स बेनिफिट ले सकें। यू आर वॉचिंग द इंजीनियर्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप बिलीविंग। और याद रखिए, सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग द स्मार्टेस्ट, सक्सेस इज अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूजीसी नेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग।